नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी टेट पेपर 2 का यानी कि एसएसटी का दूसरा क्लास है और इसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो हम बात करते हैं कंदरिया महादेव। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि चंदेल शासकों के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब इसके बारे में अगर बात करें तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में स्थित है और यह भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की एक विशेष उदाहरण है। अगर बात करें चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर अपनी बेसिक तौर पर श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इनके श्रृंगार में बेसिक तौर पे श्रृंगार रस को उतना ही महत्व दिया गया है जितना कि मानव की आध्यात्मिक खोज को और पूर्व ब्राह्मण का ही महत्वपूर्ण अंश इसे माना जाता है। तो यहाँ पे अगर बेसिक बात करें खजुराहो के, अगर अन्य की, तो खजुराहो में ही बहुत सारे मंदिर है और खजुराहो में भी आपसे पूछा जाता है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो 64 योगिनी मंदिर भी आपके खजुराहो में स्थित है जहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि आप मध्य भारत के प्राचीन कृषि क्षेत्र पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहा है मध्य भारत का। तो मध्य भारत में अगर हम करें बात तो यहाँ पे मध्य भारत में जो आता है वह बेसिक तौर पे आपका विंध्याचल की पहाड़ियाँ आता है। अगर हम बात करें जयंतिया पहाड़ी तो यहाँ पे जयंतिया पहाड़ी जो होता है वह पूर्वोत्तर के क्षेत्र में आता है। अरावली जो होता है वह राजस्थान के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर आपका मध्य भारत के लिए पूछा गया है तो मध्य भारत के लिए सबसे उपयुक्त होता है आपका विंध्याचल की पहाड़ियों के क्षेत्र में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अगर हम बात करें आगे की कि यहाँ पे किरथार की जो पहाड़ियाँ हैं तो किरथार की जो पहाड़ियाँ हैं वह पाकिस्तान में स्थित है। तो मध्य भारत में बेसिक तौर पे आपका सबसे उपयुक्त होगा विंध्याचल की पहाड़ियों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि मुगल अपने मंगोल वंशीय संबंधता के स्थान पर तैमूर वंशी संबंधता पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे, क्योंकि। तो अब यहाँ पे क्यों देते थे, तो पहला कह रहा है कि अपनी पितृ संबंधता को वरीयता देने के लिए। तो ये आपका गलत है पहला वाला। और दूसरा कह रहा है कि तैमूर वंशियों ने मंगोलों को हराया था, तो ये भी गलत है। और तीसरा आपका कह रहा है कि मंगोल उज्बेकों से संबंधित है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है जिसके कारण बेसिक तौर पे तैमूर वंशी संबंधता पर यह ज़्यादा अपना बल देते थे। और चौथा जो कह रहा है वह कह रहा है कि तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देने के लिए, तो ये भी आपका गलत होता है। तो आपका सही होता है कि तीसरा वाला ही केवल आपका सही है क्योंकि मंगोल उज्बेकों से संबंधित है। तो बात करते हैं कि मुगल अपने मंगोल वंशीय संबंधता के स्थान पर तैमूर वंशी संबंधता पर ज़्यादा बल देते थे। इसका कारण था कि मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। उनकी माता की ओर से मंगोल शासक जो थे चंगेज खां, जो कि चीन और मध्य एशिया के भाग पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से अगर बात करें तो पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। लेकिन मंगोल जो थे, मुगल मतलब कि ये जो थे मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस पूर्वज ने ही 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपका कि मुगल द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था। तो पहला कह रहा है कि मनसबदारों और प्रजा में भाषाई रुकावट को कम करने के लिए, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। और दूसरा कह रहा है कि जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि जैसे जैसे इनका बेसिक तौर पे साम्राज्य बढ़ा, ठीक है, साम्राज्य में विभिन्न अभिजात वर्गों की सेवा के लिए, क्योंकि आपस में उनके ऊपर मतलब कि आपस में कहीं मतलब कि वो लोग हमारे ऊपर हमला न करते, तो आपस में एकता बना के रखने के लिए इन्होंने क्या किया था कि विभिन्न प्रकार के अभिजात वर्गों से भी सेवा के लिए इन्होंने, ठीक है, उन लोगों को शामिल किया था। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला ही। हालांकि यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों के
के लोगों को निष्ठा और सहयोग प्राप्ति के लिए करना, तो ये भी आपका गलत था। अगला था कि सबको समाहित करने और सार्वभौमिक भाईचारे के विचार को बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। हालांकि इनका मुख्य कारण था कि जैसे जैसे इनका साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए बेसिक तौर पर क्या करते थे कि मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करते थे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है आपका दार्शनिक और दार्शनिक परंपरा के संस्थापक, और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विषम जोड़ा है। तो अब यहाँ पे है कि वैश्विक दर्शन के जो थे, ठीक है, संस्थापक वो कणाद थे, बिल्कुल सही है। अगला है आपका न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वह गौतम मुनि थे, और योग दर्शन के जो थे वह पतंजलि थे। तीसरा मतलब तीनों के तीनों सही हैं। अगला है आपका कि अगला कह रहा है वेदांत, तो वेदांत के यहाँ पे जैमिनी दिया है, जबकि यह गलत है क्योंकि वेदांत दर्शन के जो संस्थापक हैं वादरायण वेद व्यास को माना जाता है। वादरायण वेद व्यास को माना जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला आपका गलत होता है। अन्य की अगर बात करें तो आपने पता है कि मतलब भारतीय परंपरा में जो है वह 6 दर्शनों को माना गया है। पहला है आपका वैशेषिक जो कि कणाद दिया हुआ है, दूसरा है आपका न्याय जो कि कपिल मुनि दिया गया है, तीसरा है आपका पतंजलि जो कि मतलब कि योग जो कि पतंजलि मुनि को माना गया है, चौथा है आपका पूर्व मीमांसा जिसे कि जैमिनी को माना गया है, और पांचवा है आपका वेदांत जिसे कि वादरायण वेदव्यास को माना जाता है, और लास्ट है आपका सांख्य, तो सांख्य जो है वह कपिल मुनि को माना गया है। तो ये 6 दर्शन बेसिक तौर पे भारतीय परंपरा में माना गया है। तो वेदांत के जैमिनी नहीं है, ठीक है, जैमिनी किसके हैं, पूर्व मीमांसा के हैं, और वेदांत के कौन है, वादरायण वेदव्यास हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। पहला कह रहा है आपका कथन और कारण दिया गया है, तो पहला कह रहा है आपका कि मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्ग उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम की ओर जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो आपका पहला वाला आपका क्या है, गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और दूसरा है कि मथुरा बेहतरीन मूर्तियों के बनाने का केंद्र था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका कि पहला वाला गलत है और बी वाला, ए वाला गलत है और बी वाला आपका सही है। अब जानते हैं यहाँ पर कि मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्गों उत्तर पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने से दृष्टि से बेसिक तौर पे क्या था, महत्वपूर्ण था। और इस प्रकार से आपका ये पहला वाला स्टेटमेंट मैंने आपको बताया गलत है, क्योंकि मथुरा यातायात और व्यापार के 2 रास्तों पर स्थित था, और इनमें से पहला जो रास्ता था उत्तर से पूर्व की ओर, और जो दूसरा रास्ता था वह उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था, मतलब उत्तर से पूर्व की ओर जाता था और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत हुआ है। अगला जो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मथुरा जो था वह बेसिक तौर पे मूर्तियों के बनाने का एक सबसे अच्छा केंद्र बन गया था। अगला कोई क्वेश्चन है कि माहलवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसे दिया जाता था। तो जब आप माहलवाड़ी प्रथा के बारे में पढ़ेंगे तो गांव के मुखिया को महाल कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें जो गांव के मुखिया थे उन्हें ही राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। अब जानते हैं इसके बारे में कि माहलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व गाँव के मुखिया को ही दिया जाता था। बंगाल प्रेसिडेंटी के उत्तर पश्चिम प्रांतों यानी कि इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा जो कि अब वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश में है, के लिए बेसिक तौर पे हार्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार कर जिसे बेसिक तौर पे 1822 में लागू किया, और इस व्यवस्था को स्थानीय रूप से तय नहीं किया गया था बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। यह ब्रिटिश भारत के 30% भागों पर माहलवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था, और अंग्रेजों ने भू राजस्व प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के कृषि कानून लाए थे। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त की, तो साल 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया, और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक बन गया, और यह व्यवस्था ब्रिटिश प्रांत के कुल 19% भागों पर लागू की गई। और अगले की अगर बात करें तो एक था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसे कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था, और इसे लागू किया गया था बम्बई, मद्रास और असम प्रेसिडेंसियों में। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था था सबसे अधिक इसी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत थे। इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत के कुल 51% भूभाग को शामिल किया गया था। तो हालांकि यहाँ पे माहलवाड़ी व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, तो माहलवाड़ी व्यवस्था जो था इसे हार्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू किया, और इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश प्रांत का कुल 30% भूभाग आता था, और इसमें राजस्व इकट्ठा करने का जो दायित्व दिया गया था गाँव के मुखिया को दिया गया था।
अगला जो प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों को में से सही विकल्प को चुनें। तो पहला जो कह रहा है आपका कि अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि अंग्रेजों ने बेसिक तौर पे सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया था, इसीलिए आदिवासी आंदोलन जगह जगह पे हुए। दूसरा कह रहा है कि इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। तो यह बिल्कुल गलत है। जब अंग्रेजों ने इन वनों को अपने अधिकार में कर लिया तो इनमें न लोगों को झूम खेती करने का अधिकार था, न ही फल इकट्ठा करने का अधिकार था, न ही शिकार की अनुमति थी। तो बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। और सी वाला कह रहा है कि जब लोगों को वनों में भीतर रहने से रोक दिया गया तो वन विभाग को बेसिक तौर पे वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट सही होता है और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही होता है। बी वाला स्टेटमेंट जो आपका है गलत है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सही ऑप्शन होता है कि ए और सी आपका सत्य है, बी वाला गलत है, क्योंकि मैंने बताया था कि अनुमति नहीं दी गई थी। उनकी अनुमतियों को क्या कर दिया था, पूर्ण रूप से रोक दिया गया था कि अब वनों में उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि समाज सुधारकों और उनके आंदोलनों से सही मिलान करें। तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं पेरियार की, तो जब पेरियार जो थे उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन को चलाया था। पेरियार जो थे केरल के थे, ठीक है, और केरल में इन्होंने बेसिक तौर पे स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। अगला बात करते हैं घासीदास की। तो घासीदास ने जो था वह सनातनी आंदोलन को चलाए थे। घासीदास सनातनी आंदोलन को चलाए थे। और अगला है आपका केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई तो उसके बाद ब्रह्म समाज का दायित्व केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। और अगला है आपका हेनरी डिरोजियो। तो हेनरी डिरोजियो ने बंगाल में यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। तो इस प्रकार से ये आपका सही मैचअप होता है कि ए का होता है आपका 3, बी का होता है 4, सी का होता है 1 और डी का होता है 2। तो ये आपका इस प्रकार से सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। तो जाति उन्मूलन पर जो मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था वह जो चलाया गया था जो आंदोलन चलाया गया था वह सिंह सभा के द्वारा चलाया गया था। अब इसके बारे में अगर बात करें तो बेसिक तौर पे औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से जो ध्यान दिया गया था सिंह सभा के द्वारा दिया गया था। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना साल 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया और इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों से मुक्त कराने का प्रयास किया और उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालयों के माध्यम से कर पाए या क्या दे पाए थे। तो हम बात करते हैं ईसाई क्रिश्चियन जो आपका बेसिक तौर पे मिशनरी था, उन्होंने बेसिक तौर पे अपने विद्यालयों के माध्यम से बदलती हुई दुनिया, ठीक है, बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार किए थे, ठीक है। तो बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों के लिए कुछ साधनों के साथ तैयार थे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन 30। अब इसके बारे में जानते हैं कि ईसाई या जो क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालयों के माध्यम से बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार कर पाएं या दे पाएं। ईसाई मिशनरी ने धर्म प्रचारक का अपना काम भारत में 16वीं शताब्दी के दौरान शुरू किया। ईसाई मिशन अपने को बहुत अरसे तक विशुद्ध धर्म प्रचारक तक ही सीमित न रख सकें। उन्होंने शैक्षणिक और लोक परोपकारी कार्यों में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और भारत के बड़े बड़े नगरों में कॉलेजों की स्थापना की और उनका संचालन भी किया। अंग्रेजी भाषा सिखाने के उद्देश्य से भारतीय युवक इन कॉलेजों की ओर भारी संख्या में बेसिक तौर पर आकर्षित हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करना है। तो अब यहाँ पे आपका जो सही कह रहा है आपका कि पहला जो कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग करी थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। दूसरा कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया था। अगला कह रहा है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना साल 1907 में विभाजन
का बेसिक तौर पे विभाजन का मुख्य कारण बनी थी, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में विभाजन का मुख्य कारण नहीं था। तो आपका दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है, सॉरी सी वाला भी गलत है, बी वाला भी गलत है, सही क्या है आपका ए वाला। अब यहाँ पे बेसिक तौर पे जानते हैं कि मुस्लिम लीगों ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग करी थी, तो बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग ने बेसिक तौर पे जो है आपका कि मुस्लिम लीग ने जो बंगाल विभाजन का समर्थन तो किया था, लेकिन पूर्ण रूप से समर्थन इन्होंने नहीं किया था, कहीं ना कहीं इनका समर्थन इसलिए बेसिक तौर पे आपने पता है कि मतलब कि हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए राखी पर्व भी उस समय मनाया गया था। तो समर्थन तो किया था, लेकिन पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया था। और अगले की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी साल 1907 में नहीं, 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना साल 1906 में हुई थी। और आपने पता है कि मुस्लिम लीग ने जो अलग निर्वाचन की मांग करी थी, इसी के तहत 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, और जिसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया था कि लागू कर दिया गया था। तो आपका सही ऑप्शन होता है केवल ए वाला, ठीक है, ए वाला सही है, जबकि आपका जो है आपका बी और सी वाला गलत है। अगला जो क्वेश्चन है कि मध्यम मार्गीय राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि पहला जो कह रहा है कि मध्यम वर्गीय जो नेता थे, ठीक है, मध्यम वर्गीय जो नेता थे, मध्यम वर्गीय नेता अंग्रेजी राज की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे, जो कि बिल्कुल सही है कि वह क्या करते थे कि अपने भाषणों के द्वारा अंग्रेजी जो प्रतिनिधि थे उनके बारे में, ठीक है, जागरूकता लोगों को फैलाते थे। और जो जागरूक लोग थे, उनके नेता जो थे, उनके अच्छे जो खासे लोग थे, उनको विभिन्न देश के विभिन्न भागों में भेजते थे कि लोग इनके बारे में बताएं कि भारत को यह किस प्रकार से नुकसान पहुँचा रहे हैं। और दूसरा जो कह रहा है कि मध्यम वर्गीय नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचार का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों की न्यायोचित मांगे मान लेंगे। तो बेसिक तौर पे जो मध्यम वर्गीय नेता था उनका विचार यही था कि अंग्रेज जो स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते हैं और वह भारतीयों के न्यायोचित मांग को मांग लेंगे, इसीलिए बेसिक तौर पे ये लोग इस प्रकार का काम करते थे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ए और बी दोनों सत्य हैं और बी जो है वह ए का सही व्याख्या करता है। तो सही ऑप्शन होता है ए वाला आपका। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू 26 जनवरी को कब किया गया था। तो आप सभी ने पता है कि भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी साल 1950 को। तो इसके एक्सप्लेन की कोई आवश्यकता नहीं है, सही ऑप्शन होता है आपका बी वाला। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है। तो अगर हम बात करें पुराने वलित पर्वत का, तो इनमें से जो दिया गया है, इनमें से सबसे जो पुराना वलित पर्वत है वह यूराल पर्वत है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी। इसके बारे में जानते हैं आपके कि मतलब वलित पर्वत क्या होता है। तो पृथ्वी मतलब पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। पर्वत कुछ इस प्रकार से, इनका शिखर छोटा और आधार क्या होता है, चौड़ा होता है। और यह आसपास के क्षेत्र से क्या होते हैं, काफ़ी अधिक ऊंचे होते हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है वलित पर्वत, दूसरा होता है भ्रंशोत पर्वत और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय आल्प्स जो हैं यह बेसिक तौर पे वलित पर्वत हैं। हिमालय किस में आता है, आपका वलित पर्वत में आता है। आल्प्स भी आपके वलित पर्वत में आते हैं, लेकिन यह नवीन वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। बेसिक तौर पे अगर बात करें कि जिन सतहों मतलब कि अगर जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है, भारत में बेसिक तौर पे उन्हें हम क्या कर लेते हैं, आपका वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि भारत की अरावली पर्वत जो है वह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, हालांकि इसमें अरावली का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होता है वह क्या होता है, आपका यूराल जो है आपका सबसे पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय जो है यह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किलिमंजारो जो है वह ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कथन सही बताना है। तो पहला जो कह रहा है आपका कि अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है, तो जो कि पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा वाला जो कह रहा है आपका कि अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो यह गलत है। मतलब समय की पहचान के लिए आपका देशांतर रेखा होती है, न कि अक्षांश होती है, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा कह रहा है
कि अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, जो कि बिल्कुल सही, हम कहते हैं 23 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री या 66.5 डिग्री, तो अक्षांश हो या देशांतर हो इनको अंशों में मापा जाता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा वही सही है। और चौथा कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो यह भी आपका ऑप्शन सही है कि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ, ठीक है, ध्रुवों की जो बीच की दूरी है इसकी 1/4 है। तो आपका चौथा वाला भी ऑप्शन सही होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ए सही है, सी सही है और डी वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला कह रहा है आपका कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है। तो कर्क रेखा, अगर भारत के बारे में बात की जाए तो कर्क रेखा जो है वह विंध्य पर्वत में आती है। यहाँ पे अरावली रेंज दिया हुआ है, विंध्य रेंज दिया हुआ है, वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट दिया हुआ है और डेक्कन प्लेटो दिया गया है। तो अगर हम भारत के मैप में अगर देखा जाए तो ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, यहाँ पर आपका विंध्य रेंज है और इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे आपका अरावली पर्वत है और यहाँ पर आपका डेक्कन प्लेटो है। तो इन सभी में से अगर आप देखोगे इन चारों स्थानों में से तो जो आपका कर्क रेखा है वह विंध्य पर्वत रेंज से होकर गुजरती है, ठीक है। तो विंध्य पर्वत रेंज से होकर गुजरती है। तो यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसा कि आपने पता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बी कि कर्क रेखा जो है वह विंध्य रेंज के क्षेत्र से होकर गुजरती है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, ठीक है। जब मतलब कि लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत का समय क्या होगा। तो आप सभी ने पता है कि ग्रीनविच मीन टाइम जो कि 0 डिग्री है उससे भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो 5.5 घंटे आगे हैं। तो जब शाम के 4 बजेंगे तो इसमें जब आप 5-5.5 घंटे ऐड करोगे तो उसमें क्या होगा कि भारत में शाम के 9:30 बजेंगे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। आपने पता है कि पृथ्वी को अपने एक अक्ष यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसी प्रकार से आप इसको जब काउंट करते होगे तो 5 घंटे 30 मिनट जो है भारतीय समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। तो जब लंदन में 4 बजेंगे तो हम अगर इसको 4 में ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 9:30, ठीक है। वो भी कौन सा, शाम वाला समय आएगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। अगला समय है कि वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो अब यहाँ पे है आपका कि पहला कह रहा है कि वनस्पतियों की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है कि जहाँ पर तापमान और नमी अधिक रहता है वहाँ पे वनस्पतियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में, ठीक है, उगती हैं। दूसरा कह रहा है कि स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करती हैं। तो ये वाला गलत है, क्योंकि कहीं पर अगर जलवायु गर्म है तो वहाँ पे वनस्पतियाँ कटीली होती हैं, कहीं पर मतलब जलवायु एकदम ठंडा है तो वहाँ पे वनस्पतियाँ पाई नहीं जाती है। तो यहाँ पे आपका गलत है कि स्थान की जलवायु होती है बेसिक तौर पे प्राकृतिक वनस्पतियों को अच्छा खासा प्रभावित करती हैं। तो बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पतियों के प्रकार में योगदान देते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो सही कौन सा है, आपका ए वाला सही है और सी वाला सही है। बी वाला आपका स्टेटमेंट गलत होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि ए और सी सही है लेकिन बी वाला आपका का स्टेटमेंट गलत है। अब जानते हैं इसके बारे में कि वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। स्थान विशेष एवं ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पतियों के लिए बेसिक तौर पे विशेष प्रकार का योगदान देते हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ए और सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर हम बात करें आमतौर पे प्राकृतिक वनस्पतियों को कुल 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका वन। तो वन किसे कहते हैं, तो जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें हम बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, वन कहते हैं। यह सघन और खुले क्षेत्रों में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। दूसरे जो होते हैं आपके घास स्थल होते हैं। तो जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि घास स्थल प्राप्त होते हैं। और तीसरा होता है आपके कांटेदार झाड़ियाँ। तो कांटेदार झाड़ियाँ किसे कहते हैं, तो जहाँ पे वर्षा काफ़ी कम मात्रा में होती है वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ उगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 भागों में बांटा जाता है। जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया उसके अकॉर्डिंग आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलों उद्यान कहा जाता है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होता है
मेडिटेरियन सी वाला जो क्षेत्र होता है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है, वह फलों की कृषि के लिए विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अब जानते हैं बेसिक तौर पे कि महाद्वीप के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग जो होते हैं शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे जो एक दूसरे से बेसिक तौर पे भिन्न है। यहाँ महाद्वीपीय सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में यह बेसिक तौर पे पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं प्राप्त होती हैं और इन क्षेत्रों में आमतौर पे जो भी रसीले फल होते हैं जैसे कि अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फलों का उत्पादन होता है और इसीलिए विश्व का मतलब कि सबसे अधिक यहाँ पर फलों का मतलब की खेती की जाती है। इसलिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलों का उद्यान कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिंद महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत है क्योंकि हिंद महासागर की जो तटरेखा है वह दंतुरित और अनियमित नहीं है क्योंकि कंटिन्यू या बेसिक तौर पे लगा हुआ है, ठीक है, या कटा छटा नहीं है। और दूसरा कह रहा है आपका कि दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति होता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है क्योंकि दंतुरित जो कटे पटे होते हैं वहाँ पे बंदरगाह मतलब ये काफ़ी अधिक गहरे हो जाते हैं और यहाँ पर आसानी से बंदरगाह बन सकते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत है और दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ए तो गलत है और बी आपका सही है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई ए और बी की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल के परतों की पहचान करें। तो अब यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले दिया गया है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो आप सभी ने पता है कि ओजोन गैस की परत हमारे पृथ्वी में कुल आपके 5 मंडल हैं। तो हमारे वायुमंडल में कुल 5 मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, मतलब आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल के बाद वाला जो मंडल आता है उसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि यह बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है, इसीलिए बेसिक तौर पे जो जहाज उड़ते हैं किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है किसके बारे में दिया गया है, आपके समताप मंडल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं क्योंकि बादल और मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो हम ओजोन मंडल की बात करते हो, ओजोन परत की बात करते हैं, वह समताप मंडल में ही पाया जाता है। तो यह जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है वह समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो अब यहाँ पर पहला जो दिया गया है कि समान समुद्र तल पर वायुताप के अनुसार बदलता रहता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है कि जहाँ पर समान समुद्र तल और वायुदाब के अनुसार बेसिक तौर पर वहाँ पर क्या होता है, ताप बदलता है। और दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है कि उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है कि जहाँ पे जितना अधिक उच्च ताप होगा, हाई टेम्परेचर होगा, वहाँ पर उतना अधिक बेसिक तौर पे ठीक है क्या होता है कि निम्न दाब क्षेत्र लो प्रेशर बनता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं और बी जो है वह ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं। तो स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं इसके बारे में बेसिक तौर पे अगर हम बात करें तो स्टिल्ट पर मकान बनाए जाने का सबसे अच्छा कारण यह है कि यह वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं, इसीलिए बेसिक तौर पे स्टिल्ट पर मकान बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बेसिक तौर पर ढाल वाली छतें बनाते हैं। जिस स्थान पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे भवनों पर प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जिससे कि हम ऊंचे छतों पे क्या कर सकें, बेसिक तौर पे जल का जमाव कर सकें, अथवा स्टिल्ट के घर बनाए जाते हैं। तो जहाँ पर मतलब कि बेसिक तौर पे वर्षा के लिए ऊपर हम लोग छतों पे टंकी बनाते हैं उसे हम लोग बेसिक तौर पे स्टिल्ट बनाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बेसिक तौर पर बचाते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। तो आपका अगला जो क्वेश्चन है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का स्वरूप क्या होगा। तो इसके बारे में आपका पूछा गया है। तो पहला जो कह रहा है आपका
कि आधार चौड़ा होगा, ठीक है। तो जो बिल्कुल सही है कि अगर बेसिक तौर पे बाल मृत्यु दर घटता है और बेसिक तौर पे छोटी आयु के बच्चों के दर बढ़ने मतलब वृद्धि होती है, तो उसमें बेसिक तौर पे क्या होता है, आधार चौड़ा होता है। दूसरा कह रहा है कि युवा आयु वर्ग क्या होता है, चौड़ा होता है, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि उल्टा त्रिभुजाकार होगा, तो ये गलत है क्योंकि इसमें बेसिक तौर पर जो आपका पिरामिड बनता है वह क्या होता है, सीधा होता है, ना कि उल्टा होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि इस स्थिति में सीधा त्रिभुज बनता है, ना कि उल्टा त्रिभुज बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही है। उन्होंने छात्रों को 2 समय बिंदुओं के बीच एक विशेष क्षेत्र में जन्म, मृत्यु, अप्रवास एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या की वृद्धि गणना करने को कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना का कार्य दे रही है। तो अगर इस कंडीशन की हम बात करें तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट के कारण मतलब स्टेटमेंट के आधार पे वह जो आपका संकल्पना दे रही है वह जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की बेसिक तौर पे संकल्पना का कार्य दे रही है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए, बी, सी और डी पर गहन कृषि के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो पहला कह रहा है कि यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। गहन कृषि वहीं पर होता है जहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में जनसंख्या होती है और जहाँ पर भूमि क्या होती है, मैदानी होती है। तो मैदानी भूमि में बेसिक तौर पे जनसंख्या अधिक होती है, वहीं पर बेसिक तौर पे जनसंख्या अधिक होती है। दूसरा कह रहा है कि इसमें विस्तृत कृषि और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है, तो यह गलत है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में हमें बहुत अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी यह क्या होते हैं, मैदान क्षेत्र होते हैं और इनमें हमें बहुत अधिक पूंजी को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा कह रहा है कि इन क्षेत्रों में गहन कृषि के क्षेत्रों में वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। तो हम लोग बेसिक तौर पे उत्तर भारत से आते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर गहन कृषि की जाती है और हम साल भर अलग अलग फसलों को बोते हैं। तो आपका सी वाला भी ऑप्शन सही है। और चौथा कह रहा है कि यहाँ भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है, तो आपका गलत है क्योंकि भारी वर्षा क्षेत्रों में गहन कृषि नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला और सी वाला, बी और डी आपका गलत है। तो इस प्रकार से सही स्टेटमेंट होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ईसा मसीह के जो 12 धर्म प्रचारक शिष्य थे उसमें से भारत में जो ईसाई धर्म का ठीक ठाक प्रचार प्रसार किए वह से सेंट थॉमस। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कि सेंट थॉमस ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि वक्तव्य ए और बी के आधार पर सही विकल्प को चुनें। और यहाँ पर आपका ए कह रहा है कि केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन है, जैसे कि यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध। तो जो बिल्कुल सही है कि केरल में आप देखेंगे कि इन सभी धर्मों के अलग अलग धर्मों के पालन करने वाले लोग रहते हैं। और दूसरा कह रहा है कि सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। तो बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे पहले आपने पता है कि जब वास्को डी गामा आया तो केरल के तट पे ही आया था, जिसके कारण ज़्यादातर लोग सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी आते थे पहले केरल ही पहुंचते थे और अलग अलग धर्मों को मानने वाले ही लोग पहुंचते थे, जिसके कारण केरल में अलग अलग धर्मों के पालन करने वाले हमें लोग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सही है और बी जो है वह ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए। अगला जो क्वेश्चन है कि अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं, इनमें से कौन सी व्याख्या सही होगी। तो यहाँ पर बेसिक तौर पे कि दादन व्यवस्था के लिए तो बेसिक तौर पे हम यहाँ पे अगर कहें तो जो दादन व्यवस्था की सही व्याख्या है इन सभी ऑप्शनों में से कि रेजा ग्रामीण को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पाद कराता है, तो यही दादन व्यवस्था की सबसे अच्छी व्याख्या होती है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पर जानते हैं कि व्यापारी और बुनकरों के बीच व्यवस्था, जो व्यापारी थे और बुनकरों के बीच में जो व्यवस्था एक दूसरे मतलब संबंधित थी कि व्यापारी क्या करते थे कि उनको लोगों को लाकर ठीक है रॉ मटेरियल देते थे और उनके फिनिश गुड को लेकर फिर क्या करते थे कि लोगों को बेचते थे। तो इसी बीच व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, दादन व्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि रेजा ग्रामीणों को तेंदू के पत्ते सप्लाई कर उन्हें बीड़ी उत्पादन प्राप्त करता है। तो आपका सही दादन व्यवस्था का एक्सप्लेन यही है और यही आपका दादन
दादन व्यवस्था का, ठीक है, एक डिफिनीशन भी आता है कि दादन व्यवस्था में क्या होता है कि एक जो व्यापारी व्यक्ति है वह क्या करेगा कि किसानों को रॉ मटेरियल देगा और उस रॉ मटेरियल को किसान क्या करेंगे, फिनिश गुड में बनाएंगे और फिर यह व्यापारी इनसे, ठीक है, लेगा और उसे मार्केट में बेचता है। तो यही क्या कहलाता है, दादन व्यवस्था कहलाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। तो दोस्तों ये था आपके सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित एसएसटी का दूसरा क्लास। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।